आईपीएस बन चुके हैं मगर आईएएस बनने का सपना है तो कितनी बार और अटेम्प्ट देने को मिलेगा? और अगर आईएएस आईएफएस बन चुके हैं तो क्या दोबारा एग्जाम नहीं दे पाएंगे? और क्या सिविल सर्विस वाले फॉर्म में एक गलती आपका पत्ता कटवा सकती है? यूपीएससी ऐसे क्या नियम ले आया है जिन पर हल्ला कटा हुआ है? सब बताएंगे, समझाएंगे इस वीडियो में। आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको सब आसान भाषा में समझ आ जाए। नमस्ते, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। सबसे पहले समझते हैं कि यूपीएससी को अपने नियमों में बदलाव की जरूरत क्यों महसूस हुई। दरअसल होता यह था कि एक कैंडिडेट पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी में चयनित हो जाता था, लेकिन उसे अपने मन की सर्विस नहीं मिलती थी। मतलब मसलन आईएएस, आईपीएस, आईएफएस में जाने की बजाय रेलवे, इंफॉर्मेशन, डिफेंस अकाउंट जैसी सर्विस मिल जाती थी। ऐसे में अगर उम्मीदवार के पास अटेम्प्ट बाकी है तो फिर से अटेम्प्ट देता था ताकि उसको अच्छी सर्विस मिल जाए। ऐसे में होता यह था कि कुछ लोग बार बार यूपीएससी क्लियर कर रहे थे और सर्विस बदल रहे थे। कुछ छात्र ऐसे भी थे जो आईएएस या आईपीएस बन गए, लेकिन उन्हें अपने पसंद का कैडर नहीं मिला। कैडर मतलब किस राज्य में सर्विस करनी होगी। वो छात्र भी दोबारा अटेम्प्ट देते थे। इससे नए छात्रों के लिए मौके घट जाते थे। लेकिन अब यूपीएससी ने सेलेक्ट हुए उम्मीदवारों के लिए नए नियम बनाए हैं। आइए समझते हैं इनमें क्या है। सबसे पहले बात आईएएस आईएफएस वाले पॉइंट की, तो इस बार यूपीएससी ने उन कैंडिडेट्स के लिए परीक्षा में बैठने पर रोक लगा दी है जो पहले से ही आईएएस या आईएफएस के तौर पर काम कर रहे हैं। यानी जैसे पहले होता था कि आईएएस या आईएफएस सेवा में कार्यरत अधिकारी अपने कैडर को बदलने और रैंक सुधारने के लिए इस परीक्षा को बार बार देते थे, मगर अब यूपीएससी ने इस पर रोक लगा दी है। साथ ही अगर कोई अभ्यर्थी 2026 की परीक्षा का प्रीलिम्स पास कर चुका है और उसके बाद अगर उसका आईएएस या आईएफएस में सिलेक्शन हो जाता है, उस सूरत में उसको मेंस परीक्षा में बैठने की इजाजत अब नहीं होगी। इसके अलावा अगर कोई अभ्यर्थी मेंस परीक्षा दे देता है मगर फाइनल रिजल्ट आने से पहले ही उसे आईएएस या आईएफएस पद पर नियुक्ति मिल जाती है तो भी वो 2026 के लिए इनएलिजिबल हो जाएगा। तो मतलब साफ है कि अगर कोई अभ्यर्थी जो पहले से आईएएस या आईएफएस के लिए चयनित है और फिर भी वो दोबारा परीक्षा में बैठना चाहता है तो उसके लिए उसे अपनी नौकरी से रिजाइन देना होगा। उसके बाद ही वो परीक्षा दे सकता है। अब बात दूसरे पॉइंट की, माने आईपीएस की। नए नियमों में आईएएस के साथ ही आईपीएस पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। माने अगर कोई उम्मीदवार पहले हुई परीक्षा के आधार पर आईपीएस के पद पर नियुक्त है या आईपीएस के लिए चुना जा चुका है, फिर भी उससे 2026 परीक्षा देनी है तो उससे आईपीएस चुनने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को अब कभी परीक्षा देने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसके लिए भी यूपीएससी ने थोड़ी ढील दी है, मगर यह नियम उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, ये रियायत उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी जिनके एग्जाम देने के अटेम्प्ट्स बचे हुए होंगे और जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस के दायरे में होंगे। चलिए इसको थोड़ा और आराम से आसानी से समझा देते हैं। मान लीजिए आपने यूपीएससी सीएससी 2026 की परीक्षा दी और आपका चयन आईपीएस या किसी सेंट्रल ग्रुप ए सर्विस जैसे आईआरएस में हो गया, लेकिन आप संतुष्ट नहीं हैं और आईएएस बनना चाहते हैं, तो नए नियमों के मुताबिक जो उम्मीदवार है उसको जो ट्रेनिंग अलॉट की गई है उसे ज्वाइन करने से पहले एक बार की छूट आयोग से लेनी होगी। और यह छूट उम्मीदवार को सिर्फ एक बार ही दी जा सकती है। और अगर कोई ट्रेनिंग ज्वाइन करता है तो उसे फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना होगा। और मान लीजिए अगर आप ना तो ट्रेनिंग पर जाते हैं और ना ही सरकार से छूट मांगते हैं तो यूपीएससी मान लेगा कि आपको नौकरी नहीं चाहिए और आपका 2026 वाला सिलेक्शन कैंसिल कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि 2027 में सिलेक्शन हो जाता है और आपको नई सर्विस मिल जाती है, तब चॉइस आपकी होगी। आप चाहें तो 2027 वाली सर्विस चुन सकते हैं और चाहें तो वापस से 2026 वाली। ये आपके ऊपर होगा, आपको कहां जाना है। अब एक स्थिति यह भी हो सकती है कि 2027 की परीक्षा में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो घबराने की बात नहीं है। आपने जो 2026 वाली सीट होल्ड पर रखी थी आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मगर यहां एक पेच है कि अगर आप चुनी हुई सर्विस की ट्रेनिंग पर नहीं पहुंचे तो सरकार आपकी दोनों साल 2026 और 27 की उम्मीदवारी रद्द कर देगी और आप खाली हाथ रह जाएंगे। साथ ही आप जिस साल की सर्विस अंत में ज्वाइन करेंगे आपकी सीनियरिटी उसी के हिसाब से तय होगी। अगर आप सीएससी 2025 या उससे पहले आईपीएस और ग्रुप ए पोस्ट के लिए चुने जा चुके हैं तो बिना इस्तीफा दिए आप सीएससी 2026 या सीएससी 2027 में एक बार शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद सीएससी 2028 या उसके आगे शामिल होना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी नौकरी से रिजाइन देना होगा। साथ ही ये रैंक सुधारने का मौका आपको सिर्फ एक बार ही मिलेगा। अगर आपने 2027 वाला प्रयास इस्तेमाल कर लिया तो फिर आप 2028 या उसके बाद नौकरी में रहते हुए परीक्षा नहीं दे पाएंगे। ये तो बात हो गई उन नियमों की जो बहुत ज्यादा चर्चा में है। अब समझते हैं बाकी नियमों को, खास तौर पर फॉर्म भरने का मसला जिसमें बहुत सख्ती की गई है। इस बार बारी बारी से बताते हैं क्या क्या हुआ है। इस बार यूपीएससी ने लाइव फोटो कैप्चरिंग को फॉर्म भरते समय कंपलसरी कर दिया है। मतलब फॉर्म भरते समय आपको एक फोटो तुरंत खींचकर अपलोड करना होगा। इसलिए ध्यान रहे कि फोन से फॉर्म भर रहे हैं तो कैमरा ठीक हो।
फॉर्म भरते समय एक और बड़ा बदलाव हुआ है। आपको एक सादे सफेद कागज पर ब्लैक पेन से एक के नीचे एक 3 बार अपने सिग्नेचर करने होंगे, फिर उसकी फोटो खींचकर अपलोड करनी होगी। याद रहे, 3 अलग अलग फोटो नहीं बल्कि एक ही फोटो में तीनों सिग्नेचर दिखने चाहिए। इस बार यूपीएससी ने सख्ती को बढ़ाते हुए फॉर्म के फाइनल सबमिट होने के बाद करेक्शन विंडो को भी खत्म कर दिया। मतलब एक बार फॉर्म भर गया तो ना आप उसमें सुधार कर सकते हैं और ना ही एप्लीकेशन वापस ले सकते हैं। माने इस बार फॉर्म बहुत ध्यान से और सोच समझकर भरिएगा। बात अब रिजर्व कैटेगरी की भी कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों के लिए जो नियम बने हैं वो भी समझते चलिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की इनकम और एसेट सर्टिफिकेट के आधार पर जारी किया जाना चाहिए और ये 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद जारी होना चाहिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट पिछले 3 सालों की इनकम के आधार पर बना होना चाहिए और 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद जारी हुआ होना चाहिए। यूपीएससी 2026 के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों परीक्षा के बाद लॉगिन करने का नियम भी रखा गया। मतलब प्रीलिम्स रिजल्ट आने के 10 दिन और मेंस लिखित रिजल्ट आने के 15 दिन के भीतर आपको पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी डिटेल्स अपडेट या कंफर्म करना अनिवार्य होगा। अगर आप इस समय सीमा के भीतर लॉगिन नहीं करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। साथ ही इस बार यूपीएससी ने एक और नया बदलाव करते हुए परीक्षा केंद्र पर फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया ताकि एग्जाम प्रोसेस और भी ज्यादा आसान और सेफ हो सके। इन नियमों के साथ ही यूपीएससी ने इस बार पहचान के रूप में आधार कार्ड को यूज करने की सलाह पर जोर दिया है क्योंकि इससे वेरिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन प्रोसेस आसान हो जाता है। हालांकि तमाम नए नियमों ने स्टूडेंट्स की टेंशन बढ़ा रखी है। खास तौर पर इस फॉर्म भरने के तरीके ने स्टूडेंट्स को परेशान कर रखा है। कई स्टूडेंट्स इस फॉर्म भरने के तरीके का विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों ने हमें मेल भी किया है। कहा जा रहा है कि 12 लाख बच्चे जो प्रीलिम्स देते हैं हर साल, उनसे भी यूपीएससी इतनी जानकारी मांग रहा है जो अभी तक इंटरव्यू देने वाले या मेंस देने वाले कुछ हजार अभ्यर्थी देते थे। मगर अब वही सब जानकारी 12 लाख बच्चों को शुरू में ही देनी होगी। बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि फॉर्म भरने के वक्त वैसे ही यूपीएससी की वेबसाइट अक्सर अटकी रहती है और अब इतने डेटा ये लोग मांग रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि डेटा सेंटर में कहीं ये सब स्टोर होगा। ऐसे में कहीं वेबसाइट और हैंग हुई, जो हर बार होती ही है जैसे कि आरोप लगते हैं, और छात्र फॉर्म भरने में चूक गए तो कौन जिम्मेदार होगा? ऐसे कुछ सवाल है जिनका यूपीएससी के जिम्मेदारों को जवाब देना चाहिए। सख्ती जरूरी है, मगर अगर इससे एक भी छात्र का नुकसान होता है, उसके भविष्य को दांव पे लगाया जाता है, तो यूपीएससी इसको सुनिश्चित कराएगी ऐसा ना हो। आप यूपीएससी के नियमों पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी हम लगातार ऐसे जो भी मुद्दे होंगे, जो भी ऐसी बारीकियां यूपीएससी से लेकर तमाम मुद्दों पर आते रही, आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे सुधांशु है। आप न्यूज़ प्रिंस देखते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।